है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 29। कुछ घंटे के भीतर ही फॉक्स स्टूडियो के अंदर का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका था। समीरा पुरोहित के पास जब ये मैसेज पहुंचा कि जिस फिल्म की शूटिंग वह थोड़ी देर पहले ही कर रही थी, उस फिल्म के डायरेक्टर के साथ साथ उसका रोल भी बदल दिया गया है, जिसमें थोड़ी देर पहले तक वह अपनी सौतेली बहन काव्या कोहली उर्फ काव्या पुरोहित को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही थी। इस स्क्रिप्ट के बहाने से ही सही, लेकिन इस सीन को वो काफ़ी एंजॉय कर रही थी। वही आगे से उसके रोल को काव्या के रोल को वो परफॉर्म करने वाली है। जहाँ इस न्यूज़ को सुनते ही समीरा के पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। उसने अपने डैड शेखर पुरोहित की कंपनी यानी कि फॉक्स स्टूडियो को अपने सिर पर उठा लिया था। कुछ देर तक वहाँ मौजूद चीज़ों को बिखेरने के बाद अब वहाँ उसने तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया था। गुस्से से चीख रही थी, जिसे स्टूडियो में मौजूद सभी बाकी लोग बस सहमे से खड़े देख रहे थे। लेकिन उनके बीच में ही खड़ी काव्या, जो मुस्कुरा रही थी, चेहरे पर बिखरी हंसी जिन्हें वो बार बार दबाने की कोशिश कर रही थी। इसके बावजूद भी वो खुद को सीरियस नहीं रख पा रही थी। शायद समीरा के साथ अच्छी बॉन्डिंग ना होने की वजह से आज उसकी हालत पर काव्या खुद की खुशी को छिपा पाने में असमर्थ थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, जिसकी आवाज़ सुनते ही काव्या के चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो चुकी थी। मिस काव्या, आज पहली बार मैं किसी को अपनी बहन के बर्बादी पर हंसते हुए देख रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ। आप मिस समीरा से लीड रोल छीन जाने पर खुश हैं या फिर उसकी जगह उस रोल को खुद के लिए मिलता देख खुश हैं? सामने ही एक ऑफिशियल सूट में खड़ी लेडी ने कहा था, जो फॉक्स स्टूडियो के लिए ही काम करती थी। खासकर फॉक्स स्टूडियो की समीरा काव्या जैसी मॉडल्स की वो मैनेजर का काम संभालती थी, जिसकी उम्र काव्या की उम्र से कुछ ही ज़्यादा मालूम पड़ रहा था। लेकिन वह भी यंग होने के साथ साथ उतनी ही खूबसूरत भी थी। जहाँ उसकी बातों को सुनते ही काव्या, जो अब तक मुस्कुरा रही थी, अपनी मैनेजर की बातों को सुन तुरंत सीरियस होते हुए कहा, मिस तुलिका, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। भला समीरा से उसका रोल छीन जाने पर मुझे क्यों खुशी होगी? हाँ, पहले जहाँ मैं सेकंड रील में थी, वही अब खुद को लीड में देख थोड़ी खुशी ज़रूर हो रही है। मैं दिल से उस प्रोड्यूसर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिसने मुझे इस लीड रोल के काबिल। अभी काव्या ने इतना ही कहा था कि तब तक उसकी बातें उसके गले में ही अटक गई थी। चेहरा एक तरफ झुकते हुए आंखें तुरंत छलक पड़ी थी। साथ ही वहाँ मौजूद सभी ने इस बार अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अपने खुले हुए मुंह पर हाथ रख लिए थे, क्योंकि इस वक्त काव्या के सामने समीरा, जो उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए गुस्से में हाँफ रही थी। यू बिच, तुझे खुशी मिल रही है? एक रोल क्या मुंह से छीन ली, अपनी औकात भूल गई? समीरा, आंखों से भरी आंखों के साथ साथ आंसुओं से भरी आंखों के साथ साथ इस वक्त काव्या अपने गाल पर एक हाथ को रखते हुए थोड़ा चीख उठी थी। लेकिन समीरा को दोबारा से चीखते हुए देख काव्या की बातें, जो वो समीरा से कहने वाली थी, वो उसके गले में ही दबकर रह गई थी। तो ही समीरा ने कहा, जस्ट शट योर क्रीपी माउथ एंड डोंट क्रॉस योर लिमिट, अदरवाइज मैं ये भूल जाऊंगी कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता भी है। सॉरी, मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरे डैड के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता भी है। एनफ समीरा, इस वक्त लिमिट काव्या नहीं बल्कि तुम क्रॉस कर रही हो। समीरा की बातों का जवाब देते हुए उसकी मॉम यानी कि शालिनी पुरोहित ने कहा, जो इस वक्त ऑफिशियल सूट में बिल्कुल किसी बिजनेस वीमेन की तरह नजर आ रही थी। 55 साल की उम्र में भी शालिनी पुरोहित का चेहरा चमक रहा था। उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही यह कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दिमाग से भी उतनी ही तेज हैं, जिसका एक एग्जाम्पल उन्होंने अभी ही दे दिया था। समीरा को इस कदर गुस्से में तिलमिलाए हुए देख
जिसे अब तक शांत कराने के लिए कोई आगे नहीं आया था। लेकिन वही शालिनी पुरोहित ने आगे आकर उसे रोक दिया था। इसके बावजूद भी समीरा, जो आज चुप बैठने वालों में से नहीं थी, काव्या को छोड़ इस बार वो अपनी माँ के ऊपर लगभग चीखते हुए बोली, आज तो आपके भी तेवर बदले हुए हैं मॉम। आपको शायद अंदाजा नहीं, लेकिन आज आपने पहली बार इस लड़की की साइड ली है। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? इसने एक रोल क्या पा लिया, वो भी पाया नहीं बल्कि मुझसे छीना है। एंड आई एम डैम श्योर कि ज़रूर उस नए प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर का बिस्तर गर्म करके ही मुझे इसने रिप्लेस किया है। फिर भी आज आप इसकी साइड ले रही हैं, क्यों मॉम? समीरा का इतना कहना था कि उसकी बातों को सुन काव्या की आंखें छलक पड़ी थी। लेकिन शालिनी, जो अब तक गुस्से में समीरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ चुकी थी, जस्ट टॉक ऑल दिस नॉनसेंस। तुलिका, इसे मेरी नज़रों से दूर लेकर जाओ। आज ये लड़की अपने होश में नहीं है। इस वक्त ये क्या बोल रही है, इसे ये तक होश नहीं है। लेकर जाओ इसे यहाँ से। जहाँ शालिनी पुरोहित का इतना कहना था कि तुलिका तुरंत समीरा के बाजुओं को पकड़ते हुए वहाँ से चली गई थी, जिसके पीछे ही समीरा भी अपने पैरों को पटकते हुए आगे बढ़ गई थी। तो वही पीछे रह गए शालिनी और काव्या, जो इस वक्त अकेली खड़ी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जहाँ समीरा को उत्पात मचाते हुए थे, स्टूडियो में काम कर रहे बाकी एम्प्लॉय भी उसके आसपास ही खड़े थे। तो वही शालिनी के आते ही सब अपने डेस्क पर नजर आने लगे थे। इस वजह से इस वक्त शालिनी पुरोहित और काव्या अकेले ही रह गए थे। जहाँ काव्या की आंखों में अभी भी आंसू थे, अपनी नज़रों को नीचे झुकाए शांत खड़ी थी। तो वही शालिनी कुछ देर तक अपने चारों तरफ के माहौल को देखने के बाद काव्या की तरफ बढ़ गई थी। उसके सिर को सहलाते हुए वो उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए बोली, समीरा की बातों का माइंड मत करना, वह थोड़ी गुस्से वाली है। यह बात तुमसे तो छिपा नहीं है ना। आखिर समीरा तुम्हारी बड़ी बहन ही तो है। एक ही छत के नीचे रहकर तुम उसे इतना तो समझते ही हो कि अचानक से उसका रोल छीन जाने की वजह से वो थोड़ी अपसेट है। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूँगी, वह जल्दी नॉर्मल भी हो जाएगी। जी आंटी, अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए काव्या ने जवाब दिया था, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी नीचे ही झुकी हुई थी। तो वही शालिनी अब तक हल्का मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई थी। कुछ देर बाद एक केबिन के अंदर रखे सोफे पर समीरा अभी तक गुस्से से काफ़ी तिलमिलाई हुई नजर आ रही थी। सामने ही टेबल के पास रखी चेयर पर शालिनी किसी बॉस की तरह बैठी हुई अपना पूरा ध्यान हाथ में पकड़े एक फाइल पर लगाया हुआ था। वही इस वक्त माहौल में एक अनचाही चुप्पी थी, जो कहीं न कहीं समीरा को चुप रही थी, क्योंकि वह इस चुप्पी को भंग करते हुए एक बार फिर से गुस्से में ही चीख उठी थी, मॉम, हाउ टू। अपनी जुबान बंद रखो समीरा। आज तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों की वजह से मैं अपना नुकसान नहीं करा सकती। तो बेटर होगा कि इस वक्त जो हो रहा है उसे होने दो और अपने नए रोल की प्रैक्टिस पर फोकस करो। अभी भी अपनी नज़रों को नीचे फाइल में गड़ाए हुए शालिनी ने अपनी बातों को पूरा किया था, जहाँ उसकी बातों ने समीरा के गुस्से को कम करने की बजाय और भड़का दिया था, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि वह शांत बैठने वालों में से नहीं थी, क्योंकि इस बार भी वह शालिनी पुरोहित की बातों को सुन गुस्से से कुछ कहने वाली थी। लेकिन वह कुछ कह पाते उससे पहले ही उसका ध्यान एक आवाज़ ने अपनी तरफ खींच लिया था। केबिन के गेट के पास खड़ा मानव सेठ ही, जो इस वक्त ग्रे एंड वाइट कलर के ऑफिशियल सूट और आंखों पर सेट चढ़ाए शालिनी पुरोहित से अंदर आने की परमिशन मांग रहा था। लेकिन उसे देखते ही समीरा का गुस्सा, जो क्षण भर में ही गायब हो चुका था, नज़रें एकटक मानव को ही देख रही थी। जैसे उसकी स्मार्टनेस, उसके फिजिक को देख समीरा उसकी कायल हो चुकी हो। लेकिन साथ ही इस वक्त वह मानव को देख थोड़ी कंफ्यूज भी थी, क्योंकि आज से पहले उसने मानव को कभी भी अपने स्टूडियो के अंदर नहीं देखा था। साथ ही जैसे वह मानव के आइडेंटिटी से भी अनजान हो, जिस वजह से वह मानव को देख थोड़ी हैरान थी। तभी उसके कानों में उसकी मॉम शालिनी की आवाज़ गूंजी, जो मानव का वेलकम करने के लिए अपनी जगह से खड़े होते हुए उसकी तरफ ही दौड़ पड़ी थी। अरे मिस्टर मानव, आपको इतनी तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आप बस एक मैसेज कर देते, मैं खुद आपसे मिलने चली आती। मिसेस पुरोहित, एक्चुअली मुझे खुद अपनी आंखों से ये देखकर कंफर्म करना था
कि जिस जगह मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वह मेरी कोई भूल तो नहीं साबित होने वाली। अपनी आंखों से सेट्स उतारते मानव ने कहा। जहाँ उसकी बातों को सुन शालिनी पुरोहित एक ठहाके के साथ बोली, अरे मिस्टर मानव, आप बेफिक्र रहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट का एक भी पैसा हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इनफैक्ट खुद आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि आप फ्यूचर में भी हमारे साथ ही काम करना चाहेंगे। होप सो, मानव ने कहा। तभी उसकी नज़रें बगल में खड़ी समीरा पर टिक गई, जो इस हल्का मुस्कुराते हुए मानव को ही एकटक देख रही थी। जिसे ऐसा करता देख मानव के भाव में ऊपर तन गई थी। तो ही शालिनी पुरोहित समीरा और मानव को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देख बोली, मिस्टर मानव, मीट माई डॉटर समीरा, समीरा पुरोहित। सी इज अ ओह, फिर तो रिप्लेसमेंट का मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। जिस मूवी में मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके लीड में ये चेहरा बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। एनीवेज, मैं इस शख्स से मिलना चाहूँगा जिसे लीड के लिए मैंने सिलेक्ट किया है। शालिनी की बातों को बीच में काटते मानव ने कहा, लेकिन उसकी बातों ने शालिनी पुरोहित के चेहरे के भाव बदल दिए थे। जहाँ ये साफ पता चल रहा था कि अपनी बेटी के लिए मानव का इस तरह से स्टेटमेंट उन्हें पसंद नहीं आया था, लेकिन फिलहाल वह खुद को शांत रखना ही बेहतर समझ रही थी। तो ही समीरा, जो मानव के द्वारा किए गए अपने इस बेइज्जती पर पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी, साथ ही जब उसने यह सुना कि मानव काव्या से भी मिलना चाहता है, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई थी। मिस्टर मानव, हाउ टू डेयर। तुलिका, मिस्टर मानव को तब तक हमारा स्टूडियो दिखाओ, 5 मिनट में मैं भी अपना काम निपटा कर आती हूँ। जहाँ समीरा को गुस्से में देख उसकी माँ शालिनी, जो नहीं चाहती थी कि उसकी मानव के साथ बनती हुई बात बिखर जाए, जिस वजह से वह समीरा की बातों को बीच में रोकते हुए मानव के पीछे ही खड़ी तुलिका को ऑर्डर देते हुए कहा था। जहाँ उनकी बातों के साथ साथ उनके मकसद को भी तुलिका ने अच्छे से समझ लिया था, जिस वजह से वह भी तुरंत मानव के बगल में खड़े होते हुए बोली, मिस्टर मानव, प्लीज़ दिस साइड। एक्सक्यूज़ मी, बट ये शायद कुछ कह रही थी। समीरा की तरफ देखते हुए मानव ने कहा, यस मिस, आप कुछ कह रही थी, प्लीज़ कंटिन्यू। अरे मिस्टर मानव, मेरी बेटी यूँ ही मजाक मस्ती करती रहती है, आप उसकी बातों को इतना सीरियस, शक्ल से तो नहीं लग रहा कि मिस मजाक मस्ती के मूड में है। अपनी भौहों को चढ़ाते मानव ने कहा। तो ही समीरा इस बार थोड़ी झुझलाते हुए बोली, समीरा, माई सेल्फ समीरा पुरोहित। शायद मानव का बार बार उसे बस मिस कहकर बुलाना उसके अंदर एक चिढ़न पैदा कर चुका था, जिस वजह से समीरा ने खुद अपना पूरा नाम बताते हुए कहा था। लेकिन मानव, जो इस वक्त समीरा के गुस्से को सिर्फ बढ़ावा दे रहा था, उसके इंट्रोडक्शन यानी कि उसके मुंह से उसका पूरा नाम सुनने के बावजूद भी उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए तुलिका की तरफ मुड़ गया था। तो हम चलें? यस सर, दिस साइड। तुलिका ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा और मानव को शालिनी पुरोहित के केबिन से बाहर लेकर चली गई थी। लेकिन उनके पीछे रह गई समीरा, जो अपने पैरों को पटकते हुए लगभग चीख उठी थी, मॉम, ये क्या बदतमीजी है। आवाज़ नीचे समीरा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी भी बेवकूफ़ियों की वजह से मैं इतने बड़े इन्वेस्टर्स को खो दूँ। जहाँ अभी समीरा कुछ कहती उससे पहले ही शालिनी पुरोहित ने कहा था, व्हाट मॉम, आप ये। हाँ समीरा, मिस्टर मानव सेठी को हल्के में आंकने की कोशिश मत करो, और ना ही इनके कम उम्र पे जाओ कि इनके पास कितनी दौलत होगी। दरअसल मानव सेठी ने हमारी फिल्म पर पूरे 50 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, और बस उनकी छोटी सी शर्त थी कि काव्या को तुम्हारी जगह रिप्लेस कर दिया जाए। दैट्स वाई आपने उनकी बात मान ली मॉम। आपको जरा भी आइडिया है कि आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने अपनी बकवास बंद रखो समीरा। तुम्हें पता भी है कि मानव सेठी कौन है? सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी टॉप रेटेड कोहिनूर होटल्स एंड रिजॉर्ट का इकलौता मालिक है वो। मैंने तो ये भी सुना है कि इसका बड़ा भाई एक क्रिमिनल लॉयर है, जिसका आज तक एक भी केस ना हारने का रिकॉर्ड तक बना हुआ है। अब तुम इसी से अंदाज़ा लगा लो कि इनके पास कितना पैसा है। व्हाट मॉम, आप ये सच कह रही हैं? इस मिस्टर एटीट्यूड के पास इतने पैसे हैं? इस बार थोड़ी हैरानी होती हुई समीरा ने कहा था, यस माय गर्ल, अगर हम अपने इस स्टूडियो के साथ साथ अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दें
तब भी मानव सेठी के सेठी विला जितना आलीशान बंगला नहीं खरीद सकते। इसलिए समीरा मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद इस वक्त जो मैं देख रही हूँ वह तुम नहीं समझ पा रही हो। जरा सोचो कि मानव सेठी तुम में इंटरेस्टेड हो जाए तो, अगर तुम्हारी शादी मानव सेठी से हो जाए तो तुम्हारा फ्यूचर तो बिल्कुल। मैं समझ गई मॉम, बट मैं उस काव्या को भी नहीं छोड़ने वाली। मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है ना, और उसे मैं बताती हूँ कि उसकी टेंशन तुम छोड़ दो माय लिटिल सिस्टर। उसके साथ क्या करना है ये काम तुम अपने इस भाई नमन पर छोड़ दो। और ये तुम्हारा भाई नमन तुमसे ये वादा कर रहा है कि वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। समीरा की बातों को बीच में काटते हुए नमन पुरोहित ने कहा, जो इस वक्त केबिन के अंदर आता हुआ नजर आ रहा था। डियर फ्रेंड्स, नमन पुरोहित, इस कहानी के में आप लोग पहले ही सुन चुके हैं कि नमन पुरोहित जिसके चंगुल से बचाते वक्त मानव ने उसे मार दिया था, वही नमन से आज़ाद कराकर मानव ने उसी वक्त काव्या से ज़बरदस्ती शादी भी कर ली थी। वही इस वक्त नमन पुरोहित की बातों के साथ साथ उसे अंदर आते हुए देख समीरा के साथ साथ शालिनी भी मुस्कुरा दी थी। अब तो खुश हो जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे भाई ने ढूंढ लिया है, तो अब से तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ मानव सेठी पर होना चाहिए, ठीक है? शालिनी पुरोहित ने समीरा से कहा। यस मॉम, मुस्कुराते हुए समीरा ने जवाब दिया था, जिस पर शालिनी ने उसके गालों पर हल्की थपकियां देते हुए बोली, अब जब तुम दोनों भाई बहन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लोगे तो फिर मैं भी इस सोने की अंडा देने वाली मुर्गी पर फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर हमें पैसों की बारिश होते हुए देखना है तो इस मानव सेठी को अपने जाल में फांसना ही होगा। और शालिनी पुरोहित को अच्छे से पता है कि इस मुर्गी को अपने काबू में कैसे रखना है। अपनी बातों को पूरा करते हुए शालिनी थोड़ी ठहाके लगाते हुए नजर आने लगी थी, जिसका साथ इस वक्त उसके बच्चे भी दे रहे थे कि तभी शालिनी अपने दोनों बच्चों के कंधे को हल्का दबाते हुए बोली, चलो फिर मैं भी चलती हूँ। आज इस मानव सेठी को अपने चंगुल में पूरी तरह से कैद करके रहूँगी, तभी एक दिन हम उसके कोहिनूर होटल पर राज करते हुए नजर आएंगे। ओके मॉम, गुड लक, नमन ने कहा, जिस पर शालिनी बस मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर निकल गई थी। तो उधर दूसरी तरफ तुलिका, जो इस वक्त मानव को शालिनी के कहने पर फॉक्स स्टूडियो का कोना कोना घुमा रही थी। अपने स्टूडियो के हर डिपार्टमेंट वो उनके काम के बारे में काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करते जा रही थी। तो वही मानव, जिसका शरीर तो तुलिका के साथ ही था, लेकिन नज़रें कुछ और ही ढूंढ रही थी। यहाँ तक कि चेहरे के एक्सप्रेशन में यह साफ बता रहे थे कि उसे इस वक्त तुलिका की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे इस वक्त वह फॉक्स स्टूडियो में किसी और काम के लिए आया हो। लेकिन इस माहौल को नॉर्मल रखने का काम इस वक्त स्टीव कर रहा था। मानव के एक्सप्रेशन वो काफ़ी अच्छे से समझ रहा था, लेकिन माहौल को नॉर्मल रखने के लिए वह ज़बरदस्ती तुलिका की बातों में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि तुलिका की बातें उसके भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। कहाँ अब तक वह सिर्फ गोली खून खराबे की भाषा समझता था, वही आज मानव की वजह से उसे फिल्म इंडस्ट्रीज के वर्चुअल दुनिया में ज़बरदस्ती घुसना पड़ा था। लेकिन कुछ दूर जाते स्टीव के होश उड़ चुके थे, तो वही मानव की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा था, क्योंकि उनसे कुछ दूर पर ही खड़ी काव्या, जो इस वक्त अपने ही हम उम्र के लड़के के पीठ पर ज़बरदस्ती चढ़ने की कोशिश कर रही थी। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रॉ का काबिल ऑफिसर समीर अग्निहोत्री था, जो एक एजेंट होने के साथ साथ काव्या के बचपन का दोस्त भी था। तो उधर दूसरी तरफ, भाई, आपने उस काव्या को लेकर क्या सोचा है? मैं उससे जब तक अपनी इस बेइज्जती का हिसाब नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं मिलने वाला। जहाँ शालिनी पुरोहित के ही केबिन में रखे सोफे पर बैठी हुई समीरा ने कहा था। चेहरे पर हल्के चिढ़न के भाव साफ नजर आ रहे थे, जो काव्या के लिए थे, जिन्हें सामने ही खड़ा उसका भाई नमन भी काफ़ी अच्छे से समझ रहा था, जिस वजह से वो भी हल्का मुस्कुराते हुए समीरा के बगल में ही जाकर बैठ गया था। माय लिटिल सिस्टर, थोड़ा पेशेंस रखो। नहीं भाई, उस काव्या के लिए पेशेंस वर्ड मेरी डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर बात डैड की ना होती तो मैं उस काव्या को 1 मिनट भी बर्दाश्त ना करूं और एक झटके मुँह से अपने घर से बाहर निकाल फेंकूं। हल्के गुस्से में समीरा ने अपनी बातों को पूरा किया था, जिस पर नमन अभी भी बस मुस्कुरा रहा था।
जो समीरा के हल्के गुस्से को ज्वालामुखी में बदलने जैसा था, जहाँ वो गुस्से में से चीख भी उठी थी। भाई, आपको मजाक लग रहा है? मैं उसे जब भी देखती हूँ मेरे अंदर का खून उबाल लेने लगता है। नसें जैसे लगती हैं कि फट कर भी बाहर आ जाएंगी। भाई, आपको मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, नमन ने कहा। आप कुछ नहीं समझते भाई, समझते तो यहाँ बैठकर मेरी बातों का बसी हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि कुछ दिनों में तुम्हें यह मौका मिलने वाला है जहाँ तुम उस काव्या को घर से धक्का मार कर बाहर करने वाली हो, और उससे बड़ी बात कि इसमें खुद डैड भी तुम्हारा साथ देंगे, तो इस बार नमन ने मुस्कुराते हुए कहा था। तो वही समीरा थोड़ी चौंक सी गई थी। व्हाट, क्या ये पॉसिबल है? बट हाउ? जिस पर नमन इस पर था सीरियस नजर आने लगा था, जिसे देख समीरा ने आगे कहा, भाई व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग इज ओके ना? तो ही नमन को अचानक से सीरियस होता देख समीरा भी थोड़ी चिंतित होते हुए बोली थी। जहाँ इस पर नमन एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए कहा, यार एक क्लाइंट का ऑर्डर मिला है, बट वाट? समीरा ने कहा, बट क्लाइंट की जो डिमांड है उसके लिए कोई मॉडल नहीं मिल रही, जबकि कीमत वो काफ़ी बड़ी दे रहा है। इतना समझ लो कि इस एक ही ऑर्डर से हम काफ़ी मालामाल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त थोड़े टेंशन से भरे लहजे में नमन ने कहा था, जहाँ इस पर उसकी बातों को सुन समीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान तर गई थी। ओह, तो इसका मतलब इसके लिए आपने उस काव्या को सोचा है। वैसे भाई, आई थिंक आपका प्लान सक्सेस। और डैड, उन्हें अगर मेरे इस साइड बिजनेस के बारे में पता चल गया या फिर काव्या की वजह से कोई गड़बड़ हो गई, तो समझ रही हूँ ना कि इसका अंजाम क्या होगा। समीरा की बातों को बीच में काटते हुए नमन ने अपनी बातों को पूरा किया था। ओफो भाई, उस काव्या की इतनी टेंशन मत लो। वो पैसे की लालची, उसके मुंह पर रंग बिरंगे नोटों को फेंक कर मारो, फिर देखो कैसे वो आपके इशारों पर नाचती है। और रही बात डैड की, तो उन्हें इस मामले में कैसे हैंडल करना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए और अपना पूरा फोकस बस उस काव्या पर कीजिए। समीरा का इतना कहना था कि उसकी बातों को सुन अब तक नमन भी नॉर्मल हो चुका था। उसकी भी आंखों में इस वक्त हल्की चमक साफ नजर आने लगी थी, जैसे उसने भी अब काव्या को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर ली हो। नमन पुरोहित, जो एक डायरेक्टर होने के साथ साथ दुनिया की नज़र से छिपकर अपना एक साइड बिजनेस भी चलाता था, जिसमें वो छोटे शहरों से आई हुई या उन लड़कियों को अपने झांसे में लेता था जो फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत जल्दी खुद को एक चमकते हुए सितारे के रूप में देखना चाहती थी। तो वही नमन पुरोहित भी उन्हें फिल्मों में जल्दी एक टॉप की एक्ट्रेस बनाने का दिलासा देते हुए उन्हें अपने साइड बिजनेस में इस्तेमाल करता था, जहां वह उन लड़कियों का पॉर्न वीडियो बनाकर इससे जुड़ी दूसरी कंपनीज व साइट्स को अपनी मुंह मांगी कीमत पर बेच देता था। वही इस मामले में इस्तेमाल की हुई कुछ लड़कियां, जिन्हें नमन पुरोहित की असलियत का पता चलते ही खुद सुसाइड कर लेती थीं, या फिर कुछ जो बगावत उतर आती थी, उनकी आवाज़ नमन पुरोहित खुद ही दबा देता था। ठीक बिल्कुल इसी तरह नमन को इस बार एक बड़ा ऑफ़र मिला था, जिसमें एक लड़की के साथ ग्रुप में पॉर्न वीडियो बनाने का ऑफ़र मिला था। लेकिन कुछ दिन पहले ही नमन की ये सच्चाई एक मॉडल के सामने आ गई थी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और सुसाइड कर ली थी। ऐसे में नमन अभी फ़िलहाल के लिए अपने इस बिज़नेस से ब्रेक लेने वाला था, लेकिन अचानक से एक बड़ी पार्टी की तरफ से ऑफ़र मिलता देख वह उसे ठुकरा भी नहीं पाया था। लेकिन अब उसकी समस्या थी कि उसके पास इस वक्त कोई मॉडल भी नहीं थी जो उसके इस ऑफ़र को पूरा कर सके। वही अपनी बहन समीरा को काव्या से इस कदर से चिढ़ा हुआ देख उसके दिमाग में अपने उस प्रोजेक्ट के लिए अचानक से काव्या का ध्यान आ गया था। लेकिन उसे डर भी था कि कहीं बाकी लड़कियों की तरह काव्या उसके लिए मुसीबत ना बन जाए, खासकर अगर उसके साइड बिजनेस के बारे में उसके डैड यानी कि फॉक्स स्टूडियो के मालिक शेखर पुरोहित के पास पहुंच गई तो उसका अंजाम काफ़ी बुरा होता। लेकिन समीरा का साथ पाकर नमन को अब अपने डैड की चिंता की जगह अपना मकसद, अपना प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ नजर आ रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे की पर मुस्कान तो आंखों में चमक साफ नजर आ रही थी। तो वही समीरा भी काव्या के साथ इस तरह से अपने बेइज्जती का बदला लेते हुए देख मुस्कुरा रहे थे। तो उधर दूसरी तरफ फॉक्स स्टूडियो के अंदर ही काव्या को एक लड़के
यानी कि रॉ के एक काबिल ऑफिसर समीर अग्निहोत्री के साथ देखते ही मानो की भौहें ऊपर तन चुकी थी, क्योंकि यशवर्धन ठाकरे से मिले काम यानी कि काव्या की किडनैपिंग का काम मिलते ही मानो ने स्टीव से साफ शब्दों में कहा था कि सबसे पहले ये पता करो कि उसके कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। अगर एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड मिले तो इस लड़की को ही डायरेक्ट गोली मार देना, लेकिन अगर एक हुआ तो उसे ऊपर पहुंचाने में देरी मत करना। तो वह स्टीव के साथ साथ खुद अगस्त्या ने भी उसे काव्या से जुड़ी रिपोर्ट में यह कहा था कि वो अभी तक सिंगल है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ तक कि उसे किसी लड़के के साथ आउटिंग या हैंग आउट करते हुए भी नहीं देखा गया है, जिस पर मानो ने यकीन भी कर लिया था। लेकिन आज काव्या को स्टूडियो के अंदर समीर अग्निहोत्री के साथ इस तरह से देख गुस्से में उसके सिर की नसें उभर आई थीं। तो वही उसके पीछे खड़ा स्टीव, जिसे भी अब तक मानो के अंदर चल रहे सवाल जवाब साथ ही उसे गुस्से का आभास हो चुका था, जिस वजह से अब तक उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें भी चमकने लगी थी। लेकिन मानो जो अब तक गुस्से में फॉक्स स्टूडियो से बाहर निकल गया था, जिसके पीछे ही दौड़ता हुआ स्टीव जो भय से कांपता हुआ नजर आ रहा था, जहाँ इस वक्त उसकी उंगलियां उतनी ही तेजी से अपने फ़ोन के स्क्रीन पर भी दौड़ रही थी, जैसे वह इस वक्त मानो के गुस्से व उसके पीछे के कारण को किसी को टेक्स्ट के जरिए इन्फॉर्म कर रहा हो। लेकिन अभी वह स्टूडियो के बाहर पार्किंग में मानो तक पहुंच पाता, उससे पहले ही उसके कदम अपनी जगह पर ही जम गए थे। वही आंखें फैलते हुए बड़ी भी हो चुकी थी, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने ही मानो काफ़ी गुस्से में जो अब तक पार्किंग में खड़ी अपनी कार तक पहुंच चुका था, जहां उसे देखते हुए उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके आसपास ही खड़े हो गए थे, जिनमें से एक ने आगे बढ़कर उसकी कार का गेट भी खोल दिया था और मानो अंदर बैठने ही वाला था कि तभी पीछे से समीरा जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मानो को पीछे से अपने बाजुओं में जकड़ ली थी। हे स्मार्टी, इस तरह से मुझे अकेला छोड़कर तो मत जाओ। अभी समीरा ने इतना ही कहा था कि उसके अगले ही पल वो ज़मीन पर गिरी हुई, साथ ही मानो के हाथों में पकड़ी हुई गन जो इस वक्त उसके ऊपर ही तनी हुई थी। यहाँ तक कि उसके आसपास खड़े बॉडीगार्ड्स ने भी अपनी गन समीरा के ऊपर ही तान रखी थी। यह सब इतना जल्दी और अचानक से हुआ था कि मानो के पीछे ही आ रहे स्टीव के कदम अपनी जगह पर ही अटक गए थे। तो वही समीरा जो अभी कुछ समझ पाती, उससे पहले ही मानो के साथ साथ आसपास खड़े कुछ लोगों के हाथ में गन देख वो अंदर तक कांप उठी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।